जिस तरह से चुनाव से पहले एग्जिट पोल्स होते हैं और उन एग्जिट पोल से हमारे को समझ आता है कि इस बार कौन सी पार्टी जो है पावर में आने वाली है और हमारे को एक अंदाजा लग जाता है कि चुनाव का रुख जो है किस तरफ होगा। अगर हम 2023 की बात करते हैं, वैसे तो हम 2024 के एग्जाम का वीडियो बना रहे हैं, लेकिन 2023 में एक बड़ी स्टार्क रियलिटी देखने को मिलती है और वो ये है कि यूपीएससी का जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज आईईएस का एग्जाम होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग के आते हैं। मैथ्स तो आती है लेकिन वो इंजीनियरिंग लेवल की मैथ्स होती है, तो उसको हम यहाँ पे निग्लेक्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे काम की बात है वो ये है कि 2023 में जिस पैटर्न, टॉपिक और जिस तरीके से यूपीएससी ने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में लॉजिकल रीजनिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे थे, उसी पैटर्न पे हमारे को सी सैट 2023 में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मतलब कि यूपीएससी अपनी एक एग्जाम साइकिल में कुछ हद तक एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करता है और ये सबूत हमारे को इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 और सीसैट 2023 के कंपैरिजन से देखने को मिलता है। अब वो पूरा कंपैरिजन मैं यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि वो आपके काम का नहीं है और उसमें आपका समय भी खराब होगा। लेकिन यहाँ पे उसी चीज को फॉलो करते हुए हम ये देख रहे हैं कि सीसैट 2024 आने वाला है और हमारे मन में ऑलरेडी कुछ लोगों के मन में डर है कि कैसा होगा, गिवन 2023 में यूपीएससी ने काफी मुश्किल पेपर दिया था। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 का एग्जाम रिसेंटली अभी कंडक्ट कराया गया और उसमें यूपीएससी ने लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और कुछ बेसिक न्यूमरेसी के काफी अलग सवाल पूछे। इस टाइप के क्वेश्चंस ना तो किसी किताब में मिलते हैं और इससे पहले यूपीएससी ने पीवाईक्यूज में भी, अगर हम सीसैट के पीवाईक्यूज देखें तो वहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे नहीं गए थे। अभी कुछ अलग टाइप की टेबल्स, अलग टाइप के मैप्स और डायग्राम्स, इनके मदद से यूपीएससी ने लॉजिकल रीजनिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस बनाए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 के जितने भी हमारे काम के क्वेश्चंस हैं सीसैट रिलेटेड, वो सारे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा डिटेल में कि इन टाइप के क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस किसी और किताब में नहीं मिलेंगे। इवन ये इतने नए क्वेश्चंस हैं कि हो सकता है कि आपको टेस्ट सीरीज में भी, अलग अलग टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हैं, वहां पे भी हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपको ना देखने को मिले। हो सकता है कुछ कवर भी कर रहे हो, मैं ये मना नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली टेस्ट सीरीज में ये पैटर्न कवर नहीं होगा क्योंकि ये पैटर्न बहुत ही रेयर पैटर्न है जो यूपीएससी ने इस बार पूछा है। लगभग लगभग 15 से 18 क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े मीडियम है, लेकिन एक बार ही समझ आ गया तो सॉल्व हो जाएगा। हाँ, आईईएस 2024 के जो वेक्टर, 3D ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब जो है मैंने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि अपने काम का नहीं है। तो शुरू करते हैं अपनी मजदूरी और इसमें एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और देखते हैं कि हर क्वेश्चन में क्या टेक्निक लग रही है और सीसैट 2024 में हमारे को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है इस पर्टिकुलर पेपर से। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी बेस्ड और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। वो ये बोलता है कि सपोज करिए एक गांव है, वहां पे 0.1% पॉपुलेशन को एक डिजीज है डी और वहां पे टेस्टिंग होती है। जो टेस्ट होता है वो या तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, नेगेटिव रिजल्ट देता है। आइडियली, आइडियल केस में अगर बीमारी है तो टेस्ट पॉजिटिव आंसर देगा और बीमारी नहीं है तो टेस्ट जो है नेगेटिव आंसर देगा। लेकिन एक्चुअल में, प्रैक्टिकली, उस टेस्ट में कुछ एरर्स हैं। वो ये बोलता है कि अगर एक व्यक्ति को बीमारी है तो 99.9% केसेस में वो सही बताएगा। अगर आपको बीमारी नहीं है तो 0.2% केसेस में वो गलत रिजल्ट देगा। मतलब कि बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी गलत रिजल्ट दे देगा कि बीमारी है। जैसे हमने कोविड के टाइम पे देखा था कि कोविड नहीं भी है तो कई बार गलत टेस्टिंग के चलते वो हमारे को रिपोर्ट में दिखा रहा था कि आपको कोविड है। वही यहाँ पे बता रहा है। अब वो ये कह रहा है कि बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है ऐसे लोगों की जिनको ये बीमारी एक्चुअल में है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि अगर ये अपने गांव की पॉपुलेशन है, उसमें से 0.1% का मतलब हो गया कि 0.001 लोगों को ये बीमारी है, मतलब कि पॉजिटिव। टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100% होती है। अगर आप 100 में से 0.1% सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचता है 99.9%, राइट? यही तो बचेगा। टोटल परसेंटेज हमेशा कितनी होती है? 100%। उसमें से 0.1% लोगों को बीमारी
है, तो कितने लोगों को नहीं है? 100 माइनस 0.1 दैट इज 99.9%। आप कहोगे कि सर आंसर तो 99.9% आ रहा था, या आपने 0.999 क्यों लिख दिया? मैंने 0.999 इसलिए लिखा कि ये 99.9% है। अब परसेंटेज के साइन को अगर हटाना है तो हमारे को नीचे डिवाइड करना होगा 100 से, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 0.999। इसलिए ये परसेंटेज का साइन हटाने के लिए मैंने डिवाइड बाय 100 करके 0.999 लिख दिया। ये हैं वो लोग जिनको बीमारी है, और ये हैं वो लोग जिनको बीमारी नहीं है। अब वो ये बोल रहा है कि जिनको बीमारी है उनके केस में 99.9% लोगों का टेस्ट सही आता है। इनको बीमारी है, इनकी टेस्टिंग कराई, और इनकी टेस्टिंग में 99.9% लोगों का टेस्ट सही आता है, मतलब कि 0.999 लोगों का टेस्ट सही आ रहा है। जिनको बीमारी नहीं है उनके केस में 0.2% लोगों का टेस्ट गलत आता है, मतलब कि इनको बीमारी नहीं है तो आंसर नो आना चाहिए। लेकिन 0.002 केसेस में ये कहता है कि बीमारी नहीं है, फिर भी आंसर यस दिखाएगा कि बीमारी तो है, मतलब कि गलत पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, अब हमारे को ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जितने भी टेस्ट पॉजिटिव आए हैं उनमें से कितनों को एक्चुअल में बीमारी है। क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन फॉर whom द टेस्ट इज पॉजिटिव एक्चुअली हैज द डिजीज। कह रहा है कि जितने लोगों का आंसर पॉजिटिव आ रहा है ना, कि हाँ इसको बीमारी है बीमारी है बीमारी है, वो जितने लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया उसमें से कितनों को एक्चुअल में बीमारी है। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि टोटल पॉजिटिव टेस्ट कितने आ रहे हैं, कि एक्चुअल में जो है जब हमने टेस्ट करवाया तो टोटल पॉजिटिव टेस्ट कितने आए। 0.001 इंटू 0.999, मतलब कि जब इन सब का टेस्ट कराया तो उसमें से 0.999 का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया, तो 0.001 इंटू 0.999, एंड यहां पे जो नेगेटिव टेस्टिंग वाले हैं उनमें से 0.002 का टेस्ट गलत पॉजिटिव आया, फॉल्स पॉजिटिव। तो हमारा एक्चुअल में जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव टेस्ट है वो कितना बनता है? ये बनता है कि टोटल पॉजिटिव टेस्ट इतने आए हैं, 0.001 इंटू 0.999 प्लस यहां से भी फॉल्स पॉजिटिव आया कितना, ये जो 0.999 है इसमें से 0.002 का गलत फॉल्स पॉजिटिव आया, दैट इज दिस। ये सॉल्व करने पे आता है 0.002997। ये हो गया आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कि आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, मतलब कि कितने लोगों का एक्चुअल में पॉजिटिव आ रहा है, भले ही सही पॉजिटिव हो या फॉल्स पॉजिटिव हो, वो आ रहा है 0.002997। अब हमारे को निकालना है कि एक्चुअल में कितने लोगों को बीमारी है और उनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि फेवरेबल आउटकम्स निकालना है। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब अगर हमारे को फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं वो क्या है? कितनों को बीमारी है और उनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, कि रियल सेंस में किसी का भी फेक पॉजिटिव नहीं चाहिए। तो वो कौन सा केस हो गया कि इतने लोगों को बीमारी थी और उनका टेस्ट 0.999 प्रोबेबिलिटी के साथ जो है पॉजिटिव आ रहा है। तो ये कितना हो गया? 0.1 2 3 4 5 6 0.99900। तो हमारे पास आ गए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। अब हमारे को इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, दैट इज 0.000999 अपॉन 0.002997। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आता है 1/3, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.33। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया ए 1/3। ये था प्रोबेबिलिटी का पहला क्वेश्चन। मतलब कि यहां से हमारे को एक हिंट मिलता है कि अपना आने वाला जो सीसैट 2024 है उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का जो ट्रेंड चलता आ रहा था वो हो सकता है कि कंटिन्यू रहे, क्योंकि यहां पे भी प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक फोकस दिया गया है। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स और
लॉजिकल रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट की तरफ, उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं अरेंजमेंट टाइप, ये उस तरीके का क्वेश्चन है। क्या है? अच्छा, ये जो पूरी स्लाइड है ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। आप में से अगर कोई हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो ये हिंदी मीडियम की ये पूरी स्लाइड मैंने इधर लगा दी है। आप इसको पॉज करके यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं और हम एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ब्रायना, रेयान, टाइलर एंड एशले, they were recently elected as class officers, president, vice president, secretary, treasurer। ठीक है, अब वो कह रहा है हमारे को ये बताना है कि किसको कौन सी पोस्ट मिली बेस्ड अपॉन ये जो हमारे को 1 2 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इनके बेसिस पे हमारे को ये बताना है कि इन चारों को कौन कौन सी पोजीशन मिली है। चलिए सॉल्व करते हैं। एशले इज यंगर देन द प्रेसिडेंट। इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसा कि मैं अपने बाकी वीडियोस में भी बता चुका हूं, कि हमेशा आपको ये करना है कि जो भी आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं उनकी कोडिंग कर लेनी है। कोडिंग मतलब जैसे मैं अभी यहाँ पे करने जा रहा हूँ, आपको समझ आएगा कि उनको शॉर्ट में आपको लिख लेना है, जिससे कि आपको बार बार इतना लेंदी क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। अगर आप बार बार इतना लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ोगे तो आपका आधा टाइम तो उसी में चला जाएगा। उसको बचाने के लिए हम एक टेक्निक सीखेंगे। एशले इज यंगर देन द प्रेसिडेंट। सबसे पहले एशले जो है वो प्रेसिडेंट से छोटा है एज में। यहां से मुझे ये समझ आता है कि जो एशले है वो खुद प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि उसने क्या बोला, एशले प्रेसिडेंट से छोटा है। तो क्लियर सी बात है एशले खुद प्रेसिडेंट नहीं है, बट ओल्डर देन द ट्रेजरर। एशले जो है वो ट्रेजरर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेजरर से वो बड़ा है। ठीक है, आप देखिए कि इतने बड़े सेंटेंस को मैंने यहां पे कोड्स में लिख दिया, तो अब इससे क्या होगा, मेरे को बार बार ये सेंटेंस पढ़ना नहीं पड़ेगा। ब्रायना एंड द सेक्रेटरी आर ऑफ द सेम एज। मतलब कि ब्रायना और सेक्रेटरी जो है वो सेम एज के हैं। कहने का मतलब है कि ब्रायना जो है वो भी सेक्रेटरी नहीं है, और ब्रायना जो है और सेक्रेटरी की जो एज है वो सेम एज है। ब्रैकेट में लिख दिया एज। एंड दे आर द यंगेस्ट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ब्रायना और सेक्रेटरी जो हैं वो ग्रुप के यंगेस्ट मेंबर्स हैं। ठीक है, तो एशले हो गया सबसे बड़ा, और उसके बाद एशले हो गया इन सबसे बड़ा, और ब्रायना और सेक्रेटरी की जो एज है वो बराबर की है। ठीक है, चार ही तो टोटल लोग हैं। टाइलर एंड सेक्रेटरी आर नेक्स्ट डोर नेबर्स। टाइलर और सेक्रेटरी जो हैं वो आपस में नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं, मतलब कि टाइलर जो है वो भी सेक्रेटरी नहीं है। ठीक है, तो हमारे को क्या दिखा कि एशले ट्रेजरर नहीं है, एशले प्रेसिडेंट भी नहीं है, और ब्रायना सेक्रेटरी नहीं है, टाइलर सेक्रेटरी नहीं है। और हमारे को ये दिया हुआ है कि एशले जो है प्रेसिडेंट से छोटा है। अब देखिए कोड्स कितने यूज हो रहे हैं यहाँ पे, कि एशले जो है वो प्रेसिडेंट से छोटा है। तो अब आप समझिए कि क्या दिया हुआ है, एशले प्रेसिडेंट से छोटा है, ट्रेजरर से बड़ा है। ऑल्सो हमारे को ये दिया हुआ है कि एशले जो है क्योंकि वो ट्रेजरर से बड़ा है, यहाँ पे सेक्रेटरी और ब्रायना सेम एज के हैं। अब आप ये समझिए कि हमारे को क्या दिखता है कि ब्रायना जो है वो ट्रेजरर हो गई। क्यों? क्योंकि एशले ट्रेजरर से बड़ा है, चार ही लोग हैं, चार पोजीशंस हैं। प्रेसिडेंट से वो छोटा है लेकिन ट्रेजरर से बड़ा है। ब्रायना और सेक्रेटरी बराबर एज के हैं, और कोई पांचवा तो बचता नहीं है। तो क्लियरली ब्रायना जो है वो ट्रेजरर हो गई, जो कि सेक्रेटरी के बराबर है। हमारे पास एशले के लिए जो पोस्ट बचती है वो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट बचती है। क्यों? प्रेसिडेंट यूज हो गई, ट्रेजरर यूज हो गई, सेक्रेटरी यूज हो गई, तो एशले जो हो गया वो वाइस प्रेसिडेंट हो गया। मतलब कि यहां पे हमारे पास बचता है टाइलर, और एक व्यक्ति और बचता है, दैट इज रेयान। टाइलर एंड रेयान। अब वो क्या बोल रहा है कि टाइलर जो है वो सेक्रेटरी नहीं है, तो क्लियरली टाइलर जो है वो प्रेसिडेंट हो गया, और हमारे पास बचता है रियान जो है वो सेक्रेटरी हो गया। तो हमारे पास क्या बनता है कि प्रेसिडेंट टाइलर है और एश वीपी है। टाइलर इज प्रेसिडेंट, एशले इज वाइस प्रेसिडेंट। टाइलर प्रेसिडेंट, एशले वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ब्रायना जो है वो ट्रेजरर है और सेक्रेटरी रियान है। ब्रायना जो है वो ट्रेजरर और सेक्रेटरी रियान है। आंसर हो गया आपका ए। ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए हमेशा कोडिंग बनाइए, और ये वाला जो क्वेश्चन था एग्जाम में बिना कोडिंग के आसानी से सॉल्व नहीं होगा। और आप यहाँ पे देखिए यूपीएससी ने इस बार क्या करा है कि अरेंजमेंट और एज बेस्ड क्वेश्चन दोनों को मर्ज कर दिया। पहले क्या होता था, एज बेस्ड क्वेश्चन अलग आते थे,
और ये कौन किसके साथ में बैठा है, कौन कौन सी पोजीशन होल्ड करेगा, कौन फिजिक्स का प्रोफेसर है, कौन केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, ये क्वेश्चन अलग अलग आते थे। अब इस बार आईईएस में यूपीएससी ने इन दोनों टाइप्स को मर्ज कर दिया। जैसा उसका एक कांस्टेंट ट्रेंड चलता आ रहा है कि वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी क्वेश्चंस को मर्ज करता आ रहा है, राइट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अब आप ये देखिए, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन यूजुअली नहीं पूछा जाता यूपीएससी में, लेकिन इस बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। आपको किताबों में पीवाईक्यूज में आसानी से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है कि ये क्या पूछ लिया, ट्रायंगल के कोई थ्योरम वगैरह लगेंगे, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है, मतलब ओरल सवाल है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। ये इसलिए आपको बता रहा हूं डिटेल में कि कभी आप एग्जाम में सीसैट में इतना कॉम्प्लेक्स फिगर देखो, ऑलरेडी वहां पे 2 ढाई घंटा बैठना होता है प्रेशर में, एस्पिरेंट देख के डर जाता है। आपको डरना नहीं है, आपको दिमाग में बस ये बैठाना है, जितनी कॉम्प्लेक्स फिगर होगी उतना ही आसान सवाल होगा। इस फिगर में कुछ भी नहीं है, मैं अभी आपको 2 सेकंड में सॉल्व करके दिखाता हूं। ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको हैंडल करना आना चाहिए कि अगर कोई अतरंगी सी फिगर देखने को मिल रही है तो दिमाग में पैनिक नहीं करना है आपने बिल्कुल भी, राइट। कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसको ग्रोसरी जाना है खरीदने, चेक डिपॉजिट कराना है और किताब खरीदनी है। अब ये सारे के सारे काम किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। वो कह रहा है ये सारे के सारे जो डिस्टेंसेस हैं हमारे को मिनट्स में दिए हुए हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितने मिनट लगेंगे। कि अगर आपको होम से क्रेडिट यूनियन जाना है तो 8.5 मिनट लगेंगे, होम से बुक स्टोर जाना है तो 7 मिनट लगेंगे, होम से सुपरमार्केट जाना है तो 11 मिनट लगेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से हमारे को ये हर एरो के ऊपर मिनट्स लिखे हुए दिए हुए हैं। नाउ वो कह रहा है कि एक ऐसा रास्ता निकालो कि हमारा जो टोटल समय है ना, वो 30 मिनट से कम होना चाहिए। इट शुड बी लेस देन 30 मिनट्स। अब सर ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं बचा, यहाँ पर तो सिंपली जो ये साइड्स के ऊपर नंबर लिखे हैं सिंपली इनको ऐड करना है। बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ फिगर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अभी तक ऐसा पूछा नहीं था। आईईएस में भी पहले नहीं पूछा हुआ, पहली बार पूछा है। तो सीसैट में 2024 में हमारे को इस टाइप के फिगर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। घर से निकला, बुक स्टोर गया, घर से निकलते ही बुक स्टोर पहुंचते ही 7 मिनट। देखिए घर से बुक स्टोर कितना है, 7 मिनट। बुक स्टोर से गया क्रेडिट यूनियन, ये रहा 6 मिनट। क्रेडिट यूनियन से सुपरमार्ट, ये रहा 9 मिनट। और सुपरमार्ट से घर 11 मिनट। कितना आ रहा है, 11 और 9 20, 20 और 13 33। 33 30 से ऊपर आ रहा है, गलत, ए आंसर नहीं होगा। उसने क्या बोला, 30 के नीचे चाहिए, ठीक है। घर से गया सुपरमार्ट, 11 मिनट। सुपरमार्ट से गया बुक स्टोर, 4.5 मिनट। बुक स्टोर से गया क्रेडिट यूनियन, 6 मिनट। और क्रेडिट यूनियन से घर 8.5 मिनट। कितना आ रहा है, 8 और 4 12, 13, 13 और 6 19, 19 और 11 30। हमारे को चाहिए लेस देन 30। यहाँ पे एग्जैक्ट 30 आ रहा है, लेस देन 30 बोला है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो साइड्स के ऊपर ये नंबर की वैल्यू लिखी हुई है ना, इसको जल्दबाजी में एस्पिरेंट गलत पढ़ लेता है, गलत कैलकुलेट कर लेता है। ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन है जहां पे कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, वरना क्वेश्चन गया। अभी यहाँ पे देखो 30 की जगह 29 आ रहा था, आप कहते हैं हाँ अंडर 30 आ गया, बी इज द आंसर। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, राइट। घर से गया किताब की दुकान पे, ठीक है जी, 7 मिनट। किताब की दुकान से गया सुपरमार्ट, किताब की दुकान सुपरमार्ट 4.5 मिनट, ठीक है। सुपरमार्ट से क्रेडिट यूनियन 9 मिनट, ये देखो ये वाली साइड 9 मिनट। और वहां से गया घर 8.5 मिनट। कितना आ रहा है, 9 और 8.5, 17.5, 17.5 और 4 22 और 7 29, ये 29 आ गया, आपका आंसर सी आ गया। लेकिन 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 एक बारी एक ही ऑप्शन बचा है, क्रॉस चेक कर लो, एग्जाम में गलती का स्कोप ही खत्म कर देंगे, राइट। घर से गया सुपरमार्ट, घर से सुपरमार्ट 11। अब आप कहोगे सर इसमें तो टाइम लग जाएगा, अरे 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन श्योरिटी आ जाएगी कि 2.5 नंबर अपना ही है, वो कहीं नहीं जा रहा, राइट। क्योंकि यूपीएससी ऑप्शन में कई बार फंसा देता है। घर से गए सुपरमार्ट, ठीक है 11। सुपरमार्ट से क्रेडिट यूनियन 9। क्रेडिट यूनियन से बुक स्टोर 6। बुक स्टोर से घर गए 7। कितना आ रहा है, 20 और ये 33, ठीक है। ऑप्शन डी रिजेक्ट हो गया, आंसर आ गया सी। फिगर खतरनाक था, मैं सिर्फ दिखने में ही खतरनाक हूं, मुझसे डरो मत। ये वो क्वेश्चन था, राइट। अगला क्वेश्चन, ये दोबारा से लॉजिकल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। 4 भाई बहन है, अनीता, टोनी, मारिया और जोज। इनको 5-5 हजार रुपए दिए हर्षद मेहता बनने को, स्टॉक मार्केट में लगाने को। कह रहे कि सबने अलग अलग स्टॉक में पैसा लगाया। कोई कहता है मैं यूटिलिटी स्टॉक में लगाऊंगा, कोई कहता है मैं ऑटो में लगाऊंगा, कोई कहता है मैं टेक में लगाऊंगा, कोई कहता है मैं ऑयल में लगाऊंगा, ठीक है।
मतलब कि हमारे को ये समझ आ गया कि 4 भाई-बहन हैं और 4 स्टॉक्स हैं। स्टॉक रिपीट नहीं हो रहा है, हर कोई एक में ही पैसा लगा रहा है, ये हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अनीता एंड द ओनर ऑफ यूटिलिटी स्टॉक, मतलब कि अनीता जो है वो यूटिलिटी स्टॉक ओन नहीं करती, क्यों? क्योंकि आप समझो ना, यहाँ पे अलग-अलग स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अनीता और जिसने यूटिलिटी का स्टॉक खरीदा, उन्होंने ऑनलाइन ब्रोकरेज से खरीदा। आप समझो कि मतलब अनीता ने यूटिलिटी नहीं खरीदा, उसके साथ किसी ने यूटिलिटी खरीदा, राइट? टोनी एंड द ओनर ऑफ ऑटोमोटिव स्टॉक डिड नॉट। मतलब कि अनीता ने और उसके एक भाई ने जिसने यूटिलिटी खरीदा, उन्होंने स्टॉक खरीदा ब्रोकरेज से, लेकिन टोनी और जिसने ऑटो स्टॉक खरीदा, उन्होंने ब्रोकरेज से नहीं खरीदा। सबसे पहली बात कि जो टोनी है, उसने ऑटो स्टॉक नहीं खरीदा। जो टोनी है, उसने यूटिलिटी स्टॉक नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी स्टॉक वाले ने ऑनलाइन ब्रोकरेज से स्टॉक खरीदा, टोनी ने ऑनलाइन ब्रोकरेज से नहीं खरीदा। तो क्लियरली टोनी इज नॉट द बायर ऑफ यूटिलिटी स्टॉक, ठीक है। नाउ अनीता जो है, उसने भी उसने भी ऑटो स्टॉक नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि ऑटो स्टॉक खरीदने वाला वो था जिसने डायरेक्ट खरीदा। अनीता ने स्टॉक खरीदा ब्रोकरेज से, तो क्लियरली दिखता है कि ऑटो वाला जो है वो डायरेक्टली एनएससी बीएससी के ऑफिस से स्टॉक खरीद रहा है, लेकिन अनीता जो है, उन्होंने ऑनलाइन ब्रोकरेज से जो है स्टॉक खरीदा यहाँ पे, राइट? तो हमारे को क्लियरली दिखता है कि अनीता ने यूटिलिटी नहीं खरीदा, टोनी ने ऑटो नहीं खरीदा, टोनी ने यूटिलिटी नहीं खरीदा, नीना ने ऑटो नहीं खरीदा, ठीक है। गेन इन वैल्यू ऑफ मारियाज स्टॉक इज ट्वाइस द गेन इन वैल्यू ऑफ ऑटोमोटिव स्टॉक। अच्छा, मतलब मेरे को इधर से समझ आ गया कि मारिया जो है, उनके पास भी ऑटोमोटिव स्टॉक नहीं है। तो मेरे को यहां से क्या समझ आ रहा है, 4 भाई बहन थे, 4 में से टोनी कक्कड़ गया, कहता नेहा दीदी खरीदेंगी ऑटो स्टॉक, मैं नहीं खरीद रहा। अनीता ने बोला मैं भी नहीं खरीद रही। मारिया शारापोवा ने बोला मैं भी नहीं खरीद रही, मैं तो स्पोर्ट्स वाले खरीदूंगी। तो एंड में बचता कौन है? जोस। जोस कहता है ऑटो स्टॉक मैं खरीदूंगा, और इसलिए फिर नेहा कक्कड़ रोने लगी कि ये तो मेरा था, टोनी ने बोला था। मतलब कि जोस जो है वो ऑटो स्टॉक खरीदेगा। 4 भाई बहन है, 4 स्टॉक हैं, 3 ने मना कर दिया ऑटो हम नहीं लेंगे, अनीता, मारिया, टोनी। तो मतलब जोस जो है वो ऑटो स्टॉक ले रहा है। जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर ऑप्शन फाइनल हो जाए, थोड़ी सी एलिमिनेशन निकाल दिया करो। हमारे को ये पक्का हो गया कि जोस जो है वो ऑटो स्टॉक खरीद रहा है, ठीक है। जोस ऑटो स्टॉक करेक्ट। जोस टेक्नोलॉजी स्टॉक गलत। जोस ऑयल स्टॉक गलत। जोस यूटिलिटी स्टॉक गलत। एलिमिनेशन हो गई, हमारा आंसर आ गया कि जोस ने ऑटो स्टॉक खरीदना था। हमने देख लिया जोस ने ऑटो स्टॉक खरीदा, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एलिमिनेट हो गया सब। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि जब आपका एक कंक्रीट पॉइंट निकल के आ गया कि हाँ भाई 100% श्योर हूं जोस ने ऑटो स्टॉक खरीदा है, एलिमिनेशन लगा दो थोड़ी थोड़ी। करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, 6 लोग खड़े हैं और उन्हें एक दूसरे से हाथ मिलाना है। वो कह रहा है ऐसे कितने पॉसिबल तरीके हैं कि ये एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं। इजी क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया था, इसी टाइप का पैरेलल क्वेश्चन वैल्यूज चेंज करके। आप समझिए, लेट अस से इनको हम नेमिंग कर देते हैं कि अगर ए को हाथ मिलाना है, बी से मिला लेगा 1, सी से मिला लेगा 2, डी से मिला लेगा 3, ई से मिला लेगा 4, एफ से मिला लेगा 5। ए की चांस सारी खत्म हो गई, ए ने सबसे हाथ मिला लिया। अब बी को अगर हाथ मिलाना है तो सी से मिला लिया 1, डी से मिला लिया 2, ई से मिला लिया 3, एफ से मिला लिया 4। बी की सारी चांसेस खत्म। अब अगर सी को हाथ मिलाना है तो उसने डी से मिला लिया 1, ई से मिला लिया 2, एफ से मिला लिया 3। सी की सारी चांसेस खत्म। डी को मिलाना है तो वो ई से मिलाएगा 1, एफ से मिलाएगा 2। ई के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि अब वो एफ से मिला ले और सारे लोग कवर हो जाएंगे। मतलब कि 15 तरीके से यहाँ पे हाथ मिलाया जा सकता है, क्योंकि एक बारी जब ए ने सबसे मिला लिया, बी ने सबसे मिला लिया, सी ने सबसे मिला लिया, डी ने सबसे मिला लिया, तो ई के पास सिर्फ एफ बचता है।
और एफ का तो हमारे को कुछ काउंट ही नहीं करना क्योंकि सब एक एक करके उससे हाथ मिला चुके हैं। तो अपना आंसर आ गया कि 15 तरीके से यहाँ पे हैंडशेक हो सकता है। नेक्स्ट, ये काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पहले यूपीएससी ने पूछा नहीं है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार पूछा जा रहा है। नया टाइप है, इजी है लेकिन नया टाइप है। सॉल्व करके देखते हैं। अनुया ने एक नंबर पिक करा, उन्होंने उस नंबर को डबल करा, उस नंबर का स्क्वायर करा, उसे 3 से डिवाइड करा, उसमें से 30 सब्ट्रैक्ट करा, और उन्हें 18 मिलता है। वो पूछ रहा है कौन सा नंबर पॉसिबल है। अब हम तो ऐसे बता नहीं सकते, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम ऑप्शंस के माध्यम से आगे बढ़े। बहुत सिंपल तरीका है। ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं, दैट इज 6। अनुया ने 6 पिक करा, 6 को पहले डबल करा, 6 2 जा 12। अब इसका स्क्वायर करा, जो नंबर डबल करा उसका स्क्वायर कर दिया, मतलब कि 12 का स्क्वायर 144। 144 को 3 से डिवाइड करा, 48। इसमें से 30 सब्ट्रैक्ट करा, वो कह रहा है रिजल्ट जो है 18 आएगा। कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल नंबर्स। अरे रिजल्ट तो 18 आ गया 6 में ही, आंसर हो गया ए। करने को आप बाकी भी चेक कर सकते हो, लेकिन अपना आंसर जो है वो 6 के साथ आ चुका है, तो आगे टेस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पूछा हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। अगर वो ऑप्शन इस तरीके से बनाता कि हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट, कि कितने ऑप्शन सही है, तो फिर सबको टेस्ट करना पड़ता, 6 को, 16 को, 26 को, 36 को। लेकिन अभी 6 से हमारा आंसर आ गया, आंसर हो गया ए। क्वेश्चन आसान है लेकिन टाइप नया है। आपको एग्जाम में देखते ही पैनिक ना हो, घबराहट ना हो, इसलिए मैंने ये वाला टाइप यहाँ पे ऐड कर दिया, जो आईईएस में इस बार 2024 में पूछा गया। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एजेस का क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। समझते हैं। एक एंशियंट ग्रीक मैथमेटिशियन है डायोफैटनस, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। वो कहता है कि उनका 1/6 ऑफ द लाइफ जो है वो चाइल्डहुड में निकला, 1/12 यूथ में, 1/7 बैचलर की तरह, 5 साल जब उनकी शादी को हो गए तो उनका एक बच्चा हुआ, और वो बच्चा उनकी डेथ से 4 साल पहले मर गया, एट हाफ ऑफ हिज फादर्स एज। कह रहा हाउ वॉज डियोफेंटस व्हेन ही डाइड, लेट टोटल एज बी एक्स। ये जो ग्रीक व्यक्ति हैं, अभी ये इतना बड़ा नाम तो क्या, ग्रीक ऋतिक रोशन बोल लेते हैं कि ये जो ऋतिक रोशन है इनकी लेट टोटल एज बी एक्स। ठीक है, कि ये एक्स साल तक जिए थे। अच्छा क्वेश्चन है। उसमें से 1/6 जो है इनका बचपना था, छोटी बच्ची हो क्या, x/6 टोटल एज, उसका 1/6 कितना हो गया, x/6। 1/12 यूथ में, x/12। 1/12 मतलब टोटल एज का 1/12, x/12। 1/7 एज अ बैचलर, इतना बड़ा हो गया, ब्याह हो गया। सरदार सिंह पूछा था ना, वो यही है, x/7। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, 1/6 चाइल्डहुड, 1/12 यूथ, 1/7 बैचलर। अब वो कह रहा है 5 years आफ्टर हिज मैरिज, मतलब कि इनकी शादी हुई, इस फेज के बाद, ये जो फेज आप देख रहे हो, इस फेज के बाद इनकी शादी होती है। शादी चलती है 5 साल, मतलब ये जो 5 साल हैं ये भी इनकी उम्र में जुड़ेंगे, कि अगर आपकी शादी 25 पे होती है और उसके बाद 5 साल तक आपको बच्चा नहीं हुआ, तो वो 5 साल का जो पीरियड है, 25 से लेकर 30 तक, वो आपकी उम्र में तो जुड़ेगा ही ना। ऐसे यहां पे जुड़ रहा है कि शादी हो गई अब, और 5 साल शादी को हो गए लेकिन अभी बच्चा नहीं हुआ। अब इस पॉइंट पे 5 साल के बाद उन्हें बच्चा होता है यहाँ पे। अभी जो बच्चा उन्हें हुआ, ये डाइड 4 years बिफोर हिज फादर, उनकी उम्र से 4 साल पहले मर गया। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहां पे वो जो बच्चा है वो कितना जिया, क्योंकि बच्चा जितना जिया होगा ये ऋतिक रोशन भी उतना ही जिया होगा, क्योंकि ये बच्चा और ऋतिक रोशन साथ में को एग्जिस्ट कर रहे थे। हमारे को ऋतिक रोशन की एज निकालनी है,
कि मतलब अगर एक व्यक्ति 30 इयर्स के हैं, उनका बच्चा पैदा हुआ, उनका बच्चा 15 साल की उम्र में मर गया, तो ये तो 45 के हो गए ना। 15 साल जो है वो तो दोनों की एज में ऐड होंगे ना। कहने का मतलब है बच्चा जितने साल जिया, ये ऋतिक रोशन की उम्र भी तो उतनी बढ़ जाएगी। करेक्ट। वो कह रहा है कि ये बच्चा अपने पापा की आधी उम्र तक जिया, मतलब कि ये बच्चा x/2 जिया, मतलब कि इतने साल जो हैं वो ये ऋतिक रोशन की उम्र में जुड़ जाएंगे कि ये दोनों साथ में जी रहे थे। यहां पे बच्चे की डेथ हो गई लेकिन ऋतिक रोशन अभी जिंदा है। यहां पर बच्चे की डेथ हो गई, ऋतिक रोशन अभी जिंदा है, कितने साल के लिए? और 4 साल के लिए। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हु डाइड 4 इयर्स बिफोर हिज फादर। कि मतलब बच्चे की डेथ के बाद ये जो ग्रीक मैथमेटिशियन है ये 4 साल और जीते हैं। इन सबको ऐड कर दें तो इनकी टोटल एज आती है x। यही क्वेश्चन है कि टोटल एज जो x है उसके ब्रेकअप्स करती है कि ये चाइल्डहुड, ये यूथ, ये बैचलरहुड। 5 साल शादी हुई लेकिन बच्चा नहीं हुआ, फिर बच्चा हुआ तो बच्चा कितना जिया? x/2। इतने ही साल वो ग्रीक गॉड भी जिए। फिर उसके बाद 4 साल उनकी डेथ के बाद, बच्चे की डेथ के बाद ये भैया और जिए। टोटल कितना हो गया? x ईयर्स। ये सॉल्व करके हमारे को x निकालना है, यही लॉजिक था यहाँ पे। क्या निकलेगा? x माइनस एक्स अपॉन 6 माइनस एक्स अपॉन 12 माइनस एक्स अपॉन 7 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, 84 आ गया। 84x माइनस 14x माइनस 7x माइनस 12x माइनस 42x इज इक्वल टू 9। ये क्या आता? सॉल्व करना। 84 माइनस 14 70 माइनस 763 माइनस 1251 माइनस 42 9x। 9x इज इक्वल टू 84 इंटू 9। 9 से 9 कैंसिल, x की वैल्यू 84 आ गई कि ये जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे इनकी टोटल एज 84 थी। डी आपका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ये जो बच्चे वाला पॉइंट था ना कि वो आधी उम्र जिया अपने पिताजी की, ये मेजर लॉजिक था यहाँ पे, वरना उसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व था पूरा। अगला क्वेश्चन। अब देखो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये एक सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा जब वो अनुया जो है वो एक नंबर पिक कर रही थी। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन यूपीएससी ने यहाँ पे पूछा आईईएस में। मतलब कि ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, इजी टाइप का क्वेश्चन है। हमारे को एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल सकता है अपने प्रीलिम्स 2024 में। कह रहा है सिलेक्टेड 2 डिजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 100, कोई भी ले लो। लेट अस से मैं 75 ले लेता हूँ रैंडमली, क्योंकि उसने बोला सेलेक्ट करो रैंडमली अपनी मर्जी से, मैं 75 ले लेता हूँ। एड 83 टू योर नंबर। ठीक है जी, 83 ऐड कर दिया, कितना आ गया? 8 158। ठीक है, फ्रॉम दिस नंबर कह रहे जो 158 आया इसमें से एक नया नंबर बनाओ। अच्छा जी, बना लेते, कैसे बनाना बता दो। बाय एडिंग द डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस टू द नंबर फाउंड बाय अदर 2 डिजिट। अच्छा, कह रहे जो 100 प्लेस पे नंबर है ना, इसको बाकी दोनों में ऐड कर दो। मतलब कि बाकी दोनों कौन? 58 में ये 1 ऐड कर दो, आपका आ गया 59। ठीक है, ये ना नंबर आ गया। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम योर ओरिजिनल नंबर। आपने जो ओरिजिनल नंबर एज्यूम किया था 75, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो। कह रहा व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? आंसर इज 16। यही करना था। आप कोई भी नंबर ले लो आंसर सेम आएगा। मैंने कई सारे नंबर्स के लिए टेस्ट करा, आंसर 16 ही आ रहा है। तो मतलब कि रैंडमली कोई भी वैल्यू लो और ये ऑपरेशन करो तो आंसर 16 आएगा। अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। ये सेट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, वो जो गोले गोले वाले फिगर बनते हैं, ये उसके ऊपर बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूपीएससी ने आईईएस और सीसैट 2023 दोनों में ये सवाल पूछा था इस टाइप का, और अब 24 में भी पूछ रहा है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ साथ ये जो सेट वाले क्वेश्चन है ये भी ट्रेंड में है। मतलब कि इनके ऊपर भी हमारे को 2024 में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक क्रूज शिप पे लोग जा रहे हैं 240। उन 240 में से 135 को स्विमिंग पसंद है, 80 को स्विमिंग और डांसिंग पसंद है, 150 को सिर्फ डांसिंग पसंद है, 40 को स्विमिंग और गेम्स पसंद है, 65 को गेम्स पसंद है, 25 को डांसिंग एंड गेम्स, 15 को ऑल 3 पसंद है। इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलत करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे लैंग्वेज समझा देता हूँ और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको काफी मदद करेगा। सपोज करिए ये है कोक,
ऐसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कोक, ये हो गया स्प्राइट, और ये हो गया फैंटा। सपोज करिए हमारे को दिया हुआ है कि 10 लोग यहाँ पे हैं, 5 लोग यहाँ पे हैं, 3 लोग यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। आपको अगर ये डायग्राम रीड करना आ गया तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी कभी गलती नहीं होगी। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को रीड कैसे करते हैं, ठीक है जी। अगर मैं इस 10 की बात करता हूं तो 10 को कैसे रीड करोगे आप, मन में करके देखिए, वीडियो पॉज करो और रीड करके देखो। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि 10 लोग हैं हु ड्रिंक स्प्राइट ओनली। यहां पे वर्ड ओनली जो है उसका काफी ज्यादा महत्व है कि 10 लोग ओनली स्प्राइट पीते हैं। 10 पीपल ड्रिंक स्प्राइट ओनली। ये जो 5 है इसको कैसे रीड कर सकते हैं कि 5 लोग ऐसे हैं हु ड्रिंक स्प्राइट एंड कोक ओनली, जो सिर्फ कोक और स्प्राइट पीते हैं, मतलब कि ओनली वर्ड का मतलब है फैंटा नहीं पीते। अगर इसके आगे ओनली नहीं लगाओ, लेट अस से कि स्टेटमेंट दिया हुआ है 5 पीपल ड्रिंक स्प्राइट एंड कोक। यहां पे हमारे को यह श्योरिटी नहीं होती कि ये वाले जो भैया हैं ये फैंटा पीते हैं या नहीं पीते, क्योंकि यहां पे फैंटा की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। या तो आगे एक वर्ड लगा दो ओनली, अगर ओनली नहीं लगा रखा तो फिर कंफ्यूजन है। मतलब कि यहां पे ये वाला जो 5 हम रीड कर रहे हैं इसका मतलब है 5 लोग कोक और स्प्राइट ओनली पीते हैं। ये 3 का मतलब है ऐसे लोग जो तीनों पीते हैं। ये वाले 5 का मतलब है दोज पीपल हु ड्रिंक फैंटा एंड कोक ओनली। ये 10 का मतलब है हु ड्रिंक फैंटा ओनली। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये ओनली वर्ड का यहाँ पे कितना ज्यादा महत्व है। और हमारे को यहाँ पे कहीं पे भी ये वर्ड ओनली लिखा हुआ नहीं दिख रहा, तो मतलब कि इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन होने वाली है। ठीक है, अब हमारे को 3 एक्टिविटीज दी हुई हैं, तीनों का एक बार डायग्राम बनाते हैं। लेट अस से ये गेम्स हो गया, ये स्विमिंग हो गया, और ये हो गया डांसिंग। ठीक है, टोटल लोग हैं 240। नाउ वो कह रहा है 135 लाइक स्विमिंग। स्विमिंग जो है वो 135 लोगों को पसंद है। 80 लाइक स्विमिंग एंड डांसिंग। अच्छा, अब आप देखो यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी, यहां पे बहुत एस्पिरेंट गलती कर देंगे। क्या 80 लाइक स्विमिंग एंड डांसिंग, लेकिन इसमें गेम्स के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है। ये जो 80 लाइक स्विमिंग एंड डांसिंग है वो 80 यहां पे भी आ सकता है कि स्विमिंग एंड डांसिंग ओनली, या वो यहां पे भी आ सकता है कि वो 80 लोग हैं और वो गेम भी खेलते हैं, लेकिन मतलब की इंफॉर्मेशन अधूरी है। मैं अभी ये जो 80 नंबर है इसको मैं कहीं नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो 80 यहां पे आएगा कि वो गेम्स भी खेल रहे हैं, या वो यहां पे आएगा कि वो स्विमिंग एंड डांसिंग है। अगर यहां पे वर्ड ओनली लिखा होता तो मैं यहां पे लिख देता, लेकिन अभी ओनली वर्ड नहीं लिखा हुआ तो मैं क्लियरली नहीं बता सकता। ठीक है, 150 लाइक डांसिंग। ठीक है, 150 डांसिंग करते हैं। अभी यहां पे भी ओनली वर्ड नहीं लिखा, वरना मैं 150 यहां पे लिख देता, लेकिन वर्ड ओनली नहीं लिखा हुआ अभी। 40 लाइक स्विमिंग एंड गेम्स। 40 को स्विमिंग और गेम्स पसंद है। 65 लाइक गेम्स। गेम्स जो है वो 65 को पसंद है। गेम्स ओनली नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है गेम्स जो है वो 65 को पसंद है। ठीक है, उसके आगे दिया हुआ है कि 25 लाइक डांसिंग एंड गेम्स, और ऐसे 15 लोग हैं जिनको तीनों चीजें पसंद है। अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा। 15 लोग हैं जिनको तीनों चीजें पसंद है, गेम्स, स्विमिंग और डांसिंग। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन रीड करते हैं, समझना। 80 लाइक स्विमिंग एंड डांसिंग। 80 लोग ऐसे हैं
जिनको स्विमिंग और डांसिंग पसंद है, उन 80 में से 15 आ गए यहाँ पे, बचे 65। देखो टोटल 80 हो गए। समझो बहुत पेचीदा सवाल था ये, कि 15 ऐसे हैं जिनको तीनों चीजें पसंद हैं, और ये 15 जो हैं इन 80 में इंक्लूडेड हैं स्विमिंग एंड डांसिंग। ये हो गया स्विमिंग एंड डांसिंग 65 प्लस 15, ये 15 को भी तो स्विमिंग एंड डांसिंग पसंद है, तो इन दोनों को मिला के हमारा स्विमिंग एंड डांसिंग कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, नाउ 150 लाइक डांसिंग, ठीक है, 40 लाइक स्विमिंग एंड गेम्स। 40 को स्विमिंग एंड गेम्स पसंद है, लेकिन उसमें 15 यहाँ पे इंक्लूड हो गए, तो हमारे पास बचता है 25। ठीक है, 65 लाइक गेम्स, 25 लाइक डांसिंग एंड गेम्स। 25 ऐसे हैं जिनको डांसिंग और गेम्स पसंद है, लेकिन उनमें 15 यहाँ पे कवर हो गए, तो हमारे पास बचे सिर्फ 10। आप समझिए ये ट्रिक थी यहाँ पे, कि ये जो इन्होंने दिया हुआ है 80 स्विमिंग एंड डांसिंग, 40 स्विमिंग एंड गेम्स, 25 डांसिंग एंड गेम्स, इसमें इन्होंने ये ऑल थ्री वाला इंक्लूड करके दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों नंबर्स में ये जो वर्ड ओनली है ये नहीं लिखा हुआ था। जब भी वर्ड ओनली नहीं लिखा हुआ होता तो उसमें इस टाइप की कोई ना कोई ट्रिक छुपी होती है कि उसमें ऑल थ्री वाला डेटा इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, हाउ मेनी पैसेंजर्स आर देयर दैट लाइक एग्जैक्टली टू एक्टिविटीज। कह रहे एग्जैक्टली टू एक्टिविटीज कितने लोगों को पसंद है। ये 25 को गेम्स और स्विमिंग पसंद है, ये 65 को स्विमिंग और डांसिंग पसंद है, और ये 10 को डांसिंग और गेमिंग पसंद है। टोटल हो गया 100। आपका आंसर आ गया डी, कि टोटल 100 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ 2 एक्टिविटीज पसंद है, ये 15 ऐसे हैं जिनको 3 एक्टिविटीज पसंद है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला सवाल है, अब देखो ये देखने में कितना खूंखार लग रहा है कि पता नहीं कौन से अर्बन प्लानिंग के ऊपर सवाल पूछ लिया, लेकिन बहुत बेसिक पजल टाइप क्वेश्चन है, जैसा यूपीएससी अक्सर पूछ लेता है। लेकिन इस बार यूपीएससी ने नया इंट्रोडक्शन करा है कि वो इस टाइप की फिगर्स दे के आपसे सवाल पूछने लगा है, और आपको अगेन ये किताबों में आसानी से नहीं मिलेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, मैं आपको बताऊंगा, लॉजिक समझ जाएंगे, कुछ नहीं है इस सवाल में। द फॉलोइंग मैप शोज 10 ब्रिजेस, ये 10 ब्रिजेस हैं, एंड 3 आइलैंड्स। ठीक है, 3 आइलैंड है, ये देख रहे हो आप, एक आइलैंड ये हो गया, एक आइलैंड ये हो गया, एक आइलैंड ये हो गया। फिगर देखो पॉज करके, हिंदी मीडियम के लिए पूरा क्वेश्चन यहाँ पे है, अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग योर मॉर्निंग वर्कआउट, आप वॉक करने निकले, कह रहा आपने जॉगिंग का सोचा। ठीक है, और आपने जॉगिंग का ऐसे सोचा कि भैया मैं एक ब्रिज को ना सिर्फ एक ही बार क्रॉस करूंगा, मैं एक ब्रिज पे दोबारा नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो अब वो कह रहा है इन चारों में से अगर आप जॉगिंग कर रहे हो, अगर आप भागते भागते जॉगिंग कर रहे हो, तो इन चारों में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही होगा। यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ वे, मतलब कि ऊपर से शुरू कर रहे हैं, एंड दैट योर वर्कआउट कंक्लूड्स आफ्टर जॉगिंग एट डी ब्रिज। कह रहे हैं कि इस तरीके से शुरुआत करो कि आप डी ब्रिज पे आके रुको। ठीक है, डी ब्रिज कहां पे हो गया, ये वाला ब्रिज हो गया, यहां पे हमारे को आके रुकना है। ठीक है, करते हैं सॉल्व। यहां से निकले, इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, यहां चले गए, इधर से आ गए, यहां पे डी ब्रिज पे तो नहीं रुक पा रहे, ई पे रुक रहे हैं। ठीक है, दोबारा ट्राई करते हैं किसी और से, यहां से निकलते हैं, यहां से निकले, इधर से गए, यहां से ऐसे चले गए। हर ब्रिज सिर्फ एक ही बार क्रॉस करना है, हर ब्रिज सिर्फ एक ही बार क्रॉस करना है। यहां से निकले तो भी हम ई पे आके रुक रहे हैं, कि फाइनली ई पे रुक रहे हैं। ठीक है, एक बार ई, क्या करें अब, और ऑप्शन क्या बचता है, यहां से देख लो, यहां से गए, इधर गए, इधर गए, ऐसे गए, यहां से इधर गए, लाइक दिस, फिर भी हम ई पे आके रुक रहे हैं। तो डी पे आके रुकने का कोई यहाँ पे इंतजाम बन नहीं रहा, तो ए तो आपका आंसर नहीं होगा। यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ बे एंड कंक्लूड एट ई, ये तो हमने 3 केसेस में देख लिया कि अगर हम नॉर्थ बे से शुरू कर रहे हैं तो हम कुछ भी कर रहे हैं, हम ई पे आके ही रुक रहे हैं। एच ब्रिज पे एंड होने का कोई ऑप्शन है कि नॉर्थ बे से शुरू हुए और एच ब्रिज पे आके रुके, देखते हैं। एच ब्रिज ये रहा, नॉर्थ बे से शुरू करना, उसने क्या बोला, शुरू करोगे नॉर्थ बे से। जे से शुरू कर लेते हैं, अगर जे से शुरू करते हैं तो पहले आते हैं ए पे, ए से आते हैं बी पे, बी से आते हैं एफ पे, एफ से आते हैं सी पे, सी से डी पे, डी से ई पे, ई से जी, जी से एच, एच से आई।
नहीं, एच पे तो खत्म नहीं हो रहा, आई पे हो सकता है, एच पे नहीं हो रहा। या तो ई पे हो जाएगा या आई पे हो जाएगा, एच पे नहीं हो रहा। यहां से शुरू करके देख लेते हैं, आई से शुरू हुए, एफ गए, अच्छा यहाँ पे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि फिर जे पे जाएंगे तो वापस आने के लिए दिक्कत होगी। ठीक है, आई से शुरू हुए, नॉर्थ बे से आई से चले, सी पे गए, जे पे, ए से जे, नहीं ये भी नहीं बन रहा कुछ, तो एच वाला भी कुछ यहाँ पे खास बनता नहीं है, जी वाला भी नहीं बनेगा। हमने देख लिया कि अगर आप नॉर्थ बे से शुरू करते हो तो आपकी एंडिंग या तो ई पे हो रही है, यहाँ पे जी पे हो रही है, यहाँ पे जी पे भी हो रही है, करेक्ट, यहाँ पे जी पे हो रही है। अगर आप नॉर्थ बे से शुरू कर रहे हो और आप जी पे खत्म कर रहे हो, जी पे आप खत्म कर सकते हो, हाँ कर रहे हैं। जे से निकले, ए गए, ए से निकले बी, बी से गए एफ, एफ से सी, सी से डी, डी से ई, ई से आई से एच, एच से जी। अब आप देखो यूपीएससी ने एम्बिग्विटी वाला सवाल दे दिया कि यहाँ पे नॉर्थ बे पे शुरू कर रहे हैं तो जी पे भी खत्म हो रहा है और हमने निकाला ई पे भी खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे कंक्लूड आंसर नहीं निकल सकता, कंक्लूसिव आंसर नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि इधर दोनों पॉसिबिलिटीज निकल रही हैं, तो ये क्वेश्चन मोस्टली यूपीएससी जो आईईएस में स्क्रैप कर देगा। अगेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के देखने हैं कि आपका आंसर क्या निकल सकता है, राइट। अब देखो ये एक नया पैटर्न इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है यहाँ पे, विच इज रिगार्डिंग अ टेबल। ये टेबल आप देख रहे होंगे और इसे हम कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में इस टाइप के टेबल्स आते हैं और ये पहले कभी नहीं पूछा गया इस टाइप से, इस बार इन्होंने नया इंट्रोड्यूस करा है। तो हो सकता है कि हमारे को 2024 सीसैट में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले, तो ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि 5 लोगों को हमने बोला कि अपनी अपनी ना प्रेफरेंस मार्क कर दो, ये अलग अलग टाइप की चॉकलेट कैंडी है और 1 जो है मतलब कि वो आपकी सबसे फेवरेट है और 5 जो है आपकी सबसे कम फेवरेट है। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे को इस टेबल में दिया हुआ है कि 50 लोगों ने अपने अपने क्या रिजल्ट दिए हैं, राइट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस टेबल को रीड कैसे करना है। इस टेबल को रीड ऐसे करना है कि यहाँ पे अगर सपोज 3 लोगों ने वोट करा तो वो ऐसे वोट करा कि उनकी प्रेफरेंस नंबर 1 पे सॉलिड चॉकलेट थी, नंबर 2 पे कैरेमल थी, नंबर 3 पे आलमंड थी, नंबर 5 पे वैनिला थी, नंबर 4 पे टॉफी थी। इस तरीके से 3 लोगों ने वोटिंग करी है। ठीक है, अब वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल विच वैरायटी ऑफ कैंडी वुड विन द टेस्ट टेस्ट यूजिंग द प्लुरैलिटी वोटिंग सिस्टम। प्लुरैलिटी वोटिंग सिस्टम का मतलब होता है फर्स्ट पास द पोस्ट, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के उनको चूज करने के लिए यूज होता है कि जिसके सबसे ज्यादा वोट आ गए वो जीत गया। कह रहा है कि ऐसे सिस्टम को इस्तेमाल करके इनमें से कौन सी कैंडी जो जीतेगी। अब आप देखो ये यूपीएससी जो है सीसैट में अपने पॉलिटी का कॉन्सेप्ट भी डाल रहा है कि प्लुरैलिटी वोटिंग सिस्टम, कि पहले एस्पिरेंट जाए प्लुरैलिटी वोटिंग सिस्टम ढूंढ के आए क्या होता है और फिर इसको सॉल्व करे। ठीक है जी, तो प्लुरैलिटी वोटिंग सिस्टम यूज करके हमारे को बताना है कि इसमें से कौन सी कैंडी जीती है। ठीक है, कैंडी कौन जीतेगी? जिसको सबसे ज्यादा 1 मिले होंगे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में यही होता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, भले ही दूसरा कितना भी हो लेकिन उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे जिसको भी सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें सर कि ट्रांसफरेबल वोट भी तो होता है। इसने यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट नहीं बोला, वरना फिर हमारे को फिफ्थ प्रेफरेंस जिसकी सबसे कम आ रही है उसको ट्रांसफर करना पड़ता दूसरे में। ये प्रेसिडेंट के चुनाव वाला मेथड नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है प्लुरैलिटी मेथड, मतलब कि जो प्रधानमंत्री के इलेक्शन में लगता है, राइट। नाउ सबसे पहले देखते हैं कैरामल में टोटल नंबर 1 कितने आए। यहाँ पे टोटल नंबर 1 एक भी नहीं है, तो कैरामल तो हार ही गया कि फर्स्ट प्रेफरेंस वो किसी की है ही नहीं। वेनिला को 17 लोगों ने नंबर 1 मार्क करा है। ठीक है, वेनिला को टोटल नंबर 1 वोट मिले 17। आलमंड सेंटर को टोटल नंबर 1 वोट मिले 8। टॉफी सेंटर को टोटल नंबर 1 वोट कितने मिले? 11 और 9 20। तो मतलब कि क्लियर कट विनर यहां से आती है टॉफी सेंटर, जिसको टोटल 20 नंबर 1 प्रेफरेंस के वोट मिले। आंसर आपका हो गया टॉफी, कि टॉफी को यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस 1 के वोट्स मिले हैं, टोटल 20। अब आप देखिए क्वेश्चन आसान था लेकिन टेबल को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ऐसा एक और सवाल टेबल बेस्ड जिन्होंने पूछा, अब आप देखो टेबल के पीछे पड़ गए। आप 2024 में देख लेना, आपको एक या दो क्वेश्चन ऐसे टेबल बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड देखने को मिल सकते हैं। 2023 में सेम रिपीटेशन हुआ था, लिफ्ट टाइप का क्वेश्चन, फ्रॉग टाइप का क्वेश्चन
ऑड इवन नंबर वाला क्वेश्चन 2023 के आईईएस में भरा पड़ा था, वही सेम चीज सीसैट 2023 में भरी पड़ी थी। तो आपको ऐसा मानना है कि बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे हो रही है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ज्वाइन कर लो। सीसैट और पॉलिटी का कंप्लीट क्रैश कोर्स 10-10 घंटे के लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे फ्री में डाल रहा हूँ, पढ़ लेना उससे। डिटेल में पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस वहां पे कवर करवा रहा हूँ, इंक्लूडिंग शॉर्टकट ट्रिक टेक्निक, सारे पीवाईक्यू, सारे शॉर्टकट, सारे कॉन्सेप्ट। पॉलिटी और सीसैट दोनों के 10-10 घंटे के लेक्चर्स डाल चुका हूं, और लेक्चर्स आ रहे हैं, उनको देखने शुरू कर दो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन दबा दो, वीडियो डालूंगा इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब आप समझिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहां पे जो वो टेबल दिया वो अलग टेबल था, अब यहां पर वो जो टेबल दे रहा है वो एक अलग टाइप का टेबल है। कैसे? वो क्या बोल रहा है कि मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर गोइंग टू इलेक्ट अ प्रेसिडेंट फ्रॉम 4 नॉमिनीज। एक क्लब है, उसमें 4 लोग हैं, एवेलन, ब्रांसन, कोलंबस और डनकिर्क। इनमें से हमारे को एक प्रेसिडेंट चुनना है। अब यहां पे क्या हो रहा है, इन ईच फर्स्ट प्लेस वोट रिसीव्स 4 पॉइंट्स, ईच सेकंड प्लेस वोट रिसीव्स 3 पॉइंट्स। मतलब कि जो भी ये प्रेफरेंस डाल रहा है ना, अगर किसी के आगे नंबर 1 लिखा है तो उसे 4 पॉइंट मिल रहे हैं, किसी के आगे नंबर 2 लिखा है तो उसे 3 पॉइंट मिल रहे हैं, किसी के आगे नंबर 3 लिखा है तो उसे 2 पॉइंट मिल रहे हैं, और किसी के आगे नंबर 4 लिखा है तो उसे 1 पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, कह रहा है हु विल बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। इस केस में जो ये हमारे को वोट्स दिए हुए हैं, इन वोट्स के आधार पर आप किसको प्रेसिडेंट की तरह चुनोगे। ठीक है, मतलब कि हमारे को सबकी यहाँ पे अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, एवलॉन की देखते हैं कि उसे नंबर 2 प्रेफरेंस कितनी बार मिली है, 30, 24, 18, 12, अच्छा एक बार और मिली है, +6 इंटू 3। 3 क्यों करा मैंने? क्योंकि वो कह रहा है कि अगर किसी को नंबर 2 की प्रेफरेंस मिली है तो ईच सेकंड प्लेस विल रिसीव 3 पॉइंट्स, उसे 3 पॉइंट मिलेंगे। और एवलॉन को नंबर 3 प्रेफरेंस मिली है 10 बार, नंबर 3 का मतलब है 2 पॉइंट्स ईच। ठीक है, नंबर 3 प्रेफरेंस मिली है 10 बार, 2 पॉइंट्स ईच। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल एवलॉन को पॉइंट्स कितने मिले। 30 और 24, 54, 54 और 18, 72 और 12, 84 और 6, 90, 90 इंटू 3, 270 प्लस 20, 290 हो गया आपका एवलॉन का स्कोर, 290। ठीक है, ब्रांसन पे चलते हैं। ये कैलकुलेशन आपको ऐसे ही ओरली करनी आनी चाहिए, तभी आपका सी सैट में काफी टाइम सेव होगा। ब्रांसन को नंबर 1 प्रेफरेंस कितनी बार मिल रही है, 36 बार, 30 बार यहाँ पे, 6 बार यहाँ पे, तो हो गया 36 इंटू 4, प्लस नंबर 2 प्रेफरेंस मिल रही है 10 बार, 10 इंटू 3, प्लस नंबर 4 प्रेफरेंस मिल रही है 24, 18 और 12, 24, 18 और 12 ये मिल रही है नंबर 4 प्रेफरेंस, मतलब कि एक ही पॉइंट मिलेगा। क्यों? लास्ट प्लेस के लिए एक ही पॉइंट मिलता है, लास्ट प्लेस के लिए एक ही पॉइंट मिलता है। कितना हो गया, 144 हो गया, 4 6 24, 12 34, हाँ 144 प्लस 30 प्लस ये कितना हो गया, 20 30 54, 54 ये कितना आ रहा है हमारा, 144 140 15 190 198 228 आ रहा है ब्रांसन का स्कोर। मतलब ब्रांसन तो हार चुका है, एवलॉन अभी सबसे आगे है। कोलंबस पे चलते हैं। कोलंबस को नंबर 1 प्रेफरेंस कितनी बार मिल रही है, ये रहा और ये रहा, 18 और 10, 28 बार। कोलंबस को 28 बार नंबर 1 की प्रेफरेंस मिल रही है, मतलब कि 4 पॉइंट्स, और बचे कितने, 3 पॉइंट्स, 30, 24, 54 और 12, 66 और 6, 72, 72 बार नंबर 3 की प्रेफरेंस मिल रही है। नंबर 3 मतलब 0.2, ये हो गया 112, 4 8 जो 32, 4 2 8 19 11, 112 प्लस 144 ये कितना आ गया, 266। कोलंबस भी गया, एवलॉन से हार रहा है वो, कोलंबस भी गया, एवलॉन से हार रहा है। डनकिर्क का देख लेते हैं एक बारी, बी और सी तो गायब हो चुके हैं। डनकिर्क में क्या हो रहा है, नंबर 1 मिल रहा है आपको 36 बार, 36 इंटू 4, प्लस ये गया प्लस 18 बार मिल रहा है थर्ड प्रेफरेंस, 18 इंटू 2, प्लस 4 वाला कितनी बार मिल रहा है, 30 40 46 प्लस 46 कितना आ रहा है,
72, 144, 144 प्लस 36 प्लस 46, 24, 12, 13, 14, ठीक है। 140, 30, 170, 210, 220, 226, ये 226 आ रहा है। डनकिर्क भी गया, आंसर हो गया आपका ए एवलॉन। इस तरीके से आपको सिंपल डेटा इंटरप्रिटेशन लगाना था, लेकिन ये टेबल रीड करने में आपको कई बार प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसा यूजुअली टेस्ट सीरीज और बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। यूपीएससी फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ पूछ रहा है। अगेन अगेन अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम के लिए क्वेश्चन यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है मैंने नीचे। वो क्या बोल रहा है कि 7 किताबें हैं, एक के ऊपर एक रखी हुई, ऐसे बुक का शेल्फ बना रखा है पूरा, ठीक है। हमारे को ये बताना है कि ऐसी कौन सी 3 किताबें हैं जो अकाउंटेंसी और हिंदी के बीच में फंसी हुई हैं। अकाउंटेंसी और हिंदी के बीच में ऐसी 3 किताबें, उनका नाम बताना है, ठीक है। ये हो गई 7 बुक्स की जगह। कह रहा है सोशियोलॉजी इज ऑन द टॉप, सबसे ऊपर सोशियोलॉजी है, ठीक है जी, लिख दिया। अकाउंटेंसी इज इमीडिएटली बिलो एजुकेशन, एजुकेशन के जस्ट नीचे अकाउंटेंसी है, विच इज इमीडिएटली बिलो सोशियोलॉजी। अच्छा, वो कह रहा है सोशियोलॉजी के नीचे एजुकेशन की किताब है और एजुकेशन के नीचे अकाउंटेंसी की है। एजुकेशन और अकाउंटेंसी, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज इमीडिएटली अबव साइकोलॉजी, ये है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के इमीडिएटली ऊपर इकोनॉमी है, बट नॉट इन द मिडल। कह रहे इकोनॉमिक्स जो है वो साइकोलॉजी के तो ऊपर है, लेकिन बीच में नहीं है। मतलब कि यहां पे इकोनॉमी नहीं आ सकता, क्योंकि ये बीच वाली पोजीशन हो गई, 3 ऊपर 3 नीचे, ये हो गई बीच वाली पोजीशन, यहां पे इकोनॉमी नहीं आ सकता। उसने ऐसा क्वेश्चन में साफ बोल दिया कि इकोनॉमी इमीडिएटली अबव साइकोलॉजी है बट नॉट इन द मिडल, हिंदी इज इमीडिएटली बिलो साइकोलॉजी, हिंदी जो है वो साइकोलॉजी के नीचे है। अब हमारे को इन तीनों को एक साथ बैठाना है। इन तीनों को एक साथ बैठाने का सिर्फ एक तरीका है कि इकोनॉमी आए यहाँ पे आए साइकोलॉजी, और यहाँ पे आए हिंदी, तभी ये अरेंजमेंट बैठेगा। अगर ऊपर बिठाते हैं इन्हें तो इकोनॉमी बीच में आ जाएगा, लेकिन उसने बोला इकोनॉमी बीच में नहीं आना चाहिए, बचा क्या, इंग्लिश। यहाँ पे आ गया इंग्लिश। कह रहा अकाउंटेंसी और हिंदी के बीच में कौन आ रहा है, ये रहा अकाउंटेंसी, ये रहा हिंदी, इनके बीच में कौन आ रहा है, इंग्लिश इकोनॉमी साइकोलॉजी। इंग्लिश इकोनॉमी साइकोलॉजी, ए आपका आंसर हो गया, इंग्लिश इकोनॉमी साइकोलॉजी। इंग्लिश इकोनॉमी साइकोलॉजी कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं कर लिया डिटरमाइन, आंसर आपका ए हो गया। तो अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चन था। इस बार यूपीएससी ने ये तीसरा चौथा सवाल है जो अरेंजमेंट टाइप का पूछा है। पिछले 2-3 साल में यूपीएससी ने अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे, एक एक ही सवाल आ रहा था। इस बार काफी आए हैं, मतलब तैयार रहना, 2024 में सीसैट में अच्छे खासे सवाल वहां से बन सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 गर्ल्स, ठीक है। हसीनी इज सेकंड इन हाइट बट यंगर देन माधवी। मतलब कि क्लियरली दिख रहा है पहली लाइन से ही कि यहाँ पे 2 टाइप के अरेंजमेंट हो रहे हैं, एक हो रहा है हाइट के आधार पर और एक हो रहा है एज के आधार पर, 2 टाइप के अरेंजमेंट यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। हसीनी इज सेकंड इन हाइट, हाइट में जब लड़कियों की रैंक लगाई पांचों की तो हसीनी सेकंड नंबर पे आ रही है, बट यंगर देन माधवी। माधवी भाभी अचार पापड़ बना के बड़ी हो गई, अभी उनसे छोटी हसनी है, डॉक्टर हसनी, ठीक है, बट यंगर देन माधवी, ठीक है। पूजा इज टॉलर देन प्रणति बट यंगर इन एज। पूजा जो है वो प्रणति से लंबी है लेकिन एज में छोटी है। माधवी एंड प्रणति आर ऑफ द सेम एज, माधवी और प्रणति जो है वो सेम एज के हैं, और फिर आती है हसीनी, ठीक है। अभी मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि पूजा इज टॉलर देन प्रणति बट यंगर इन एज, तो पूजा कहां पे आएगी, पूजा हसनी से पहले आएगी या हसनी के बाद आएगी, हमें नहीं पता। पूजा इज टॉलर देन प्रणति, ठीक है, लेकिन मुझे अभी ये भी नहीं पता कि पूजा अगर प्रणति से लंबी है तो वो हसनी से लंबी है या छोटी है। आगे पढ़ते हैं, शायद आगे पढ़ के हमारे को क्लैरिटी मिले क्वेश्चन में।
माधवी एंड प्रणति सेम एज बट माधवी इज टॉलेस्ट अमंग्स देम। माधवी जो है वो कह रहा है सबसे लंबी है, माधवी भाभी सबसे लंबी है। अभी भिड़े कितना प्राउड होगा, कॉलर ऐसा करेगा माधवी सबसे लंबी। नीलम इज टॉलर देन पूजा एंड एल्डर टू माधवी। नीलम जो है वो एल्डर टू माधवी है, ठीक है, बट टॉलर देन पूजा। अभी हमारे को पहले पूजा का ही समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसनी से लंबी है, हंसनी से छोटी है। इन्होंने नीलम को उसमें और डाल दिया कि वो पूजा से लंबी है। एक अरेंजमेंट बन सकता है कि नीलम यहाँ पे हो और पूजा यहाँ पे हो। एक अरेंजमेंट बन सकता है कि दोनों हंसनी से लंबी हो, लेकिन वो कह रहा है हंसनी जो सेकंड इन हाइट है। लेकिन फिर हमारे को प्रणति की हाइट की प्रॉब्लम आती है कि प्रणति यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी। इफ अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर हु विल बी इन द फोर्थ पोजीशन ऑफ एजेस। एज में ये सब कहाँ पे अरेंज्ड है हम नहीं बता सकते कि अगर नीलम बड़ी है, माधवी प्रणति बराबर एज की हैं, तो पूजा कहाँ पे जाएगी, पूजा यहाँ पे आएगी, पूजा यहाँ पे आएगी, हमें नहीं पता। हमारे को क्लियरली यहाँ पे एक डेटा इनएडिक्वेट दिखता है कि पूजा यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, मल्टीपल अरेंजमेंट बन सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। तो आंसर आपका आएगा डी, डेटा इनएडिक्वेट। अगला क्वेश्चन है कि एक सीरीज ऑफ टेस्ट लिया पी क्यू आर एस टी यू बी ने, और किसी के भी बराबर के मार्क्स नहीं आते। वी ऑलवेज स्कोर्स मोर देन पी। वी जो है वो पी से ज्यादा स्कोर करता है। कोड नंबर 1, पी ऑलवेज स्कोर्स मोर देन क्यू। पी जो है वो हमेशा क्यू से ज्यादा स्कोर करता है। वी जो है पी से ज्यादा स्कोर कर रहा है, पी जो है क्यू से ज्यादा स्कोर कर रहा है। ईच टाइम आइदर आर स्कोर्स द हाइएस्ट। अच्छा, अब यहां पे केसेस बन रहे हैं। वो कह रहे हैं यहां पे पॉसिबिलिटी ये है, वी के मार्क्स ज्यादा है पी से, पी के मार्क्स ज्यादा है क्यू से। एक केस ये बन सकता है कि आर के हाईएस्ट हैं। अगर आर के मार्क्स हाईएस्ट आ रहे हैं तो उस केस में टी के सबसे कम आ रहे हैं, टी के सबसे कम आ रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि एस के हाईएस्ट आ रहे हैं। अगर एस के हाईएस्ट आते हैं तो सबसे कम या तो यू के आएंगे या क्यू के आएंगे। अगर एस के हाईएस्ट आ रहे हैं तो सबसे कम या तो यू के आ सकते हैं या फिर क्यू के आ सकते हैं। ये तीन पॉसिबिलिटीज उसने बताई कि अगर आर के हाईएस्ट हैं तो टी के लोएस्ट है 100%, लेकिन अगर एस के हाईएस्ट हैं तो यू के भी लोएस्ट हो सकते हैं और क्यू के भी लोएस्ट हो सकते हैं। टोटल लोग हैं हमारे पास 7। मतलब कि अगर आर हाईएस्ट और टी लोएस्ट है तो बीच में 5 लोग होने चाहिए, क्योंकि 3 ये हो गए, एक ये 2 और। अगर एस हाईएस्ट है और यू लोएस्ट है तो बीच में 5 लोग होने चाहिए। अगर एस हाईएस्ट और क्यू लोएस्ट है तो बीच में 5 लोग होने चाहिए, ठीक है। इफ वी इज रैंक फिफ्थ, कह रहा अगर वी की रैंक फिफ्थ आ रही है, मतलब कि ये वाला जो वी है इसकी रैंक फिफ्थ चाहिए, तो वो कब पॉसिबल है। कह रहा है कौन से केस में वी की रैंक जो है वो फिफ्थ हो सकती है। अब आप ये समझो कि वी की रैंक फिफ्थ होने के लिए हमारे को वी के आगे 4 लोग चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि वी जो है वो पी से बड़ा है और पी जो है वो क्यू से बड़ा है। ये तीनों साथ में चलते हैं, हमारे को क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है कि वी पी और क्यू जो है हमेशा साथ में चलेंगे, ठीक है। अगर वी की रैंक फिफ्थ चाहिए, पी की रैंक सिक्स होनी चाहिए और क्यू की रैंक सेवंथ होनी चाहिए, मतलब कि क्यू की रैंक लास्ट होनी चाहिए, तभी वी की रैंक फिफ्थ पॉसिबल है। अगर क्यू की रैंक लास्ट नहीं है, सपोज यू की रैंक लास्ट है, तो यू की रैंक अगर सेवंथ हो गई तो क्यू की रैंक सिक्स हो सकती है, इसकी रैंक फिफ्थ हो सकती है और इसकी रैंक फोर्थ हो सकती है। मतलब वी की रैंक फिफ्थ नहीं हो सकती उस केस में। वी की रैंक फिफ्थ तभी होगी जब क्यू की रैंक सेवंथ है, क्योंकि वी पी और क्यू साथ में चलते हैं हमेशा। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वी पी से बड़ा और पी क्यू से बड़ा। क्लियरली क्यू सबसे लास्ट में कब आएगा, जब एस के मार्क्स हाईएस्ट हैं। अगर एस के मार्क्स हाईएस्ट हैं तो ही क्यू जो है वो लास्ट पॉसिबल है। आंसर हो गया ए। रैंक टेस्ट का क्वेश्चन था। अगेन पिछले 2-3 साल से टॉपिक ठंडा पड़ा हुआ था, ना आईईएस में ना सी सैट में पूछा गया था। अगेन कम बैक कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन है जो आईईएस में पूछा गया, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये। कह रहा है एक व्यक्ति के पास अलग अलग डब्बे हैं, उन्हें उसे पार्सल में पैक करना है। कह रहा है अगर उन्होंने 3 डब्बे साथ में लिए तो पार्सल में फिट नहीं हो रहे, 4 डब्बे साथ में लिए तो भी पार्सल में फिट नहीं हो रहे, 5 डब्बे साथ में लिए तो भी पार्सल में फिट नहीं हो रहे, 6 डब्बे साथ में लिए तो भी पार्सल में फिट नहीं हो रहे।
लेकिन अगर वो 7 डब्बे एक साथ लेते हैं तो पार्सल में पूरे फिट हो जाते हैं और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। कह रहे हैं उनके पास टोटल कितने डब्बे थे? क्लियर बात है, हमारे को ऐसा नंबर ढूंढना है जो 3, 4, 5 और 6 का मल्टीपल ना हो। मतलब कि हमारे को एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो सिर्फ 7 का मल्टीपल हो, क्योंकि हमारे को उतने डब्बे देखने हैं जो 7 से डिविजिबल हो। 7 के बॉक्सेस ग्रुप बनाए, 7 के ग्रुप बनाए तो रिमाइंडर 0 बचता है, मतलब क्लियरली इतने डब्बे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। 106 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होता, 301 जो है वो 7 से डिवाइड होता है। पूरा डिवाइड हो रहा है, 7 इंटू 43 301। तो मतलब कि आंसर है 301 कि टोटल 301 बॉक्सेस थे, और तभी ये 7 के लाइन में हमने पैक करे। तो ये थे अपने आईईएस 2024 के सीसैट के सवाल जो यूपीएससी ने नए ट्रेंड के क्वेश्चंस पूछे। आई होप आपको समझ आए होंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो।